नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केडी कैंपस राजस्थान एग्जाम्स पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और आज जैसा कि वादा किया गया था आप लोगों से कि आज से हम अपनी YouTube पर 30 मैराथन कक्षाएं लैब असिस्टेंट साइंस वालों के लिए 30 कक्षाएं में लेकर के आऊंगा। और जैसा आपको दिख रहा होगा पीछे थंबनेल में कि भाई कक्षा नंबर 1 बाकायदा लिख करके दूंगा 30 कक्षाएं, और बहुत शानदार कंटेंट हम उसमें प्रोवाइड भी करवाएंगे। ठीक है, तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप सभी हमारे साथ जुड़ जाएं और अपने जितने भी साथी जो लैब असिस्टेंट साइंस की तैयारी कर रहे हैं फिलहाल, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। चलिए तो बिना समय खराब किए शुरू करते हैं आज की कक्षा को। देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कक्षा 1 और हम चैप्टर की बात करेंगे रिजिड बॉडी डायनामिक्स यानी कि दृढ़ पिंड गति की। फिजिक्स चैप्टर है, टोटल 10 चैप्टर हैं आपके फिजिक्स के अंदर, जिसमें से ये पहला चैप्टर है। हम थ्योरी भी पढ़ेंगे और हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आज थ्योरी वाला सेशन है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का हमारा फंडा रहेगा। पहले चैप्टर रिजिड बॉडी डायनामिक्स यानी कि दृढ़ पिंड गतिकी से हम शुरुआत करते हैं आज की इस कक्षा की। आइए देखना, बोर्ड पर हर एक चीज को ध्यान से सुनना और समझना। चलिए तो दोस्तों, रिजिड बॉडी डायनामिक्स यानी कि दृढ़ पिंड गतिकी, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखो, चैप्टर का नाम है रिजिड बॉडी डायनामिक्स, हिंदी में बोलते हैं दृढ़ पिंड गतिकी। अब आपके मन में आएगा कि सर ये चैप्टर है किस बारे में। पहले तो हमें यह समझाओ कि ये चैप्टर किस बारे में हमसे बात करेगा। ये चैप्टर हमसे बात करेगा मोशन यानी कि गति के बारे में। देखो, डायनामिक्स आ गया यानी कि गति की शब्द आया, मोशन का शब्द आया, गति का शब्द आया। तो ये चैप्टर हमसे किसके बारे में बात करेगा? ये चैप्टर हमसे बात करेगा गति के बारे में यानी कि मोशन के बारे में। ये चैप्टर हमसे बात करेगा गति यानी कि मोशन के बारे में। लेकिन मोशन के बारे में जब बात करेगा ये चैप्टर, तो भाई मोशन तो हमने रेखीय गति पढ़ा है यानी कि लीनियर मोशन पढ़ा है। कौन सा मोशन पढ़ा है? रेखीय गति यानी कि लीनियर मोशन के बारे में हमने पढ़ा है। अब रेखीय गति तो यहां पर है नहीं, यहां पर जो हम गति पढ़ेंगे है ना, अब तक हम हमेशा पढ़ते आए हैं कौन सी गति? रेखीय गति को हम पढ़ते हुए आए हैं। रेखीय गति यानी कि लीनियर मोशन को हम पढ़ते हुए आए हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं रेखीय गति यानी कि लीनियर मोशन। रेखीय गति या लीनियर मोशन की अब तक हम बात करते आए हैं। आज हम इस चैप्टर के अंदर रिजिड बॉडी डायनामिक्स के अंदर जिस गति की बात करेंगे वो गति अपनी कहलाएगी घूर्णन गति यानी कि रोटेशनल मोशन। तो आज हम कौन सी गति की बात करेंगे इस चैप्टर में? आज हम बात करेंगे घूर्णन गति। आज हम बात करेंगे घूर्णन गति या इंग्लिश में इसको बोलेंगे रोटेशनल मोशन। इंग्लिश में इसको बोलेंगे रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति या रोटेशनल मोशन की हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर बेसिकली हम बात करेंगे इसमें गति मोशन के बारे में, और गति में भी हम इसमें बात करेंगे कौन सी गति के बारे में? घूर्णन गति यानी कि रोटेशनल मोशन के बारे में हम इस पर बात करेंगे। घूर्णन गति, कोई भी चीज घूम रही है घूर्णन गति, पंखा घूम रहा है घूर्णन गति। तो घूमने वाली जो गति है घूर्णन गति है ना, पहिया घूम रहा है साइकिल का, वो घूर्णन गति है। बहुत सारे एग्जांपल हैं आपके दैनिक जीवन में। तो एक निश्चित अक्ष के सापेक्ष चारों तरफ जो वृत्ताकार पथ पर गति है वो घूर्णन गति का एग्जांपल है, रोटेशनल मोशन का एग्जांपल है। ठीक है, एक निश्चित अक्ष के सापेक्ष। तो हम इस चैप्टर में बात करेंगे घूर्णन गति की। अब दोस्तों, ये चैप्टर हमें किस बारे में बताएगा? सबसे पहले तो ये समझना, एक तरफ मैं लिख रहा हूं रेखीय गति यानी कि लीनियर मोशन, ये लीजिए ऐसे समझो। एक तरफ तो मैं लिख रहा हूं रेखीय गति यानी कि लीनियर मोशन, है ना, ये लीजिए। ये लीजिए, एक तरफ तो मैं किसकी बात करूंगा? एक तरफ तो मैं बात करूंगा रेखीय गति यानी कि लीनियर मोशन की। एक तरफ तो मैं बात करूंगा रेखीय गति यानी कि लीनियर मोशन के बारे में। रेखीय गति यानी कि लीनियर मोशन के बारे में, और दूसरी तरफ मैं बात करूंगा घूर्णन गति यानी कि रोटेशनल मोशन के बारे में। ये इतना बड़ा चैप्टर केवल 40 से 45 मिनट की इस कक्षा में अगर आपको समझ में नहीं आए तो कह देना कि हाँ सर, वास्तव में आपकी मेहनत में कमी है।
मात्र 45 मिनट में पूरे चैप्टर को घुमा के रख दूंगा आपके सामने, पूरा घूर्णन गति को खुद को घुमा दूंगा। आप देखो एक बार आज हम किस तरह से इस चैप्टर की समरी बिल्कुल कंप्लीट करते हैं एकदम। घूर्णन गति, इंग्लिश में हम इसे कहेंगे रोटेशनल मोशन, इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति। अब दोस्तों रेखीय गति हमने पढ़ी है, हमको बहुत आसान लगती है रेखीय गति, और अगर हमको रेखीय गति आ गई समझ में तो घूर्णन गति भी हम उससे रिलेट करके पढ़ सकते हैं। रेखीय गति में वो कौन कौन सी राशियां हैं जिनको हम घूर्णन गति में पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग पढ़ते हैं, और वही इस चैप्टर के दौरान पूरा घूमने वाली है। तो एक बार देख लेते हैं रेखीय गति में क्या है जो घूर्णन गति में किस तरह से बदलेगा, जो घूर्णन गति या रोटेशनल मोशन में किस तरह से चेंज हो जाएगा। तो रेखीय गति में सबसे पहले नंबर पे अपन बात करेंगे रेखीय विस्थापन की। रेखीय गति में हम सबसे पहले बात करेंगे कौन सा विस्थापन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट यानी कि रेखीय विस्थापन के बारे में। रेखीय विस्थापन जिसको जनरली अपन एस से या एक्स से प्रदर्शित कर देते हैं, और यहां पर इसकी जगह घूर्णन गति में जो हम राशि काम में लेंगे वो हम काम में लेंगे कोण या कोणीय विस्थापन, एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम इसकी जगह काम में लेंगे कोण या कोणीय विस्थापन। हम कौन सी राशि काम में लेंगे, हम काम में लेंगे कोण या कोणीय विस्थापन, और इसके लिए हम कौन सा चिन्ह दर्शाएंगे, कौन से चिन्ह से, हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से। तो राशि हो गई कोण या कोणीय विस्थापन यानी कि एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरे नंबर पे बात करूं तो यहां पर अगर रेखीय गति में हम बात करते हैं रेखीय वेग के बारे में, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। अगर रेखीय गति में हम बात करते हैं रेखीय वेग यानी कि एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, तो कोणीय गति में या घूर्णन गति में हम बात करेंगे कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। वहां लीनियर वेलोसिटी है तो यहां पर एंगुलर वेलोसिटी है, और इसको हम दर्शाएंगे ओमेगा से। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओमेगा से। वहीं अगर बात करूं तीसरे नंबर पे जहां पर त्वरण, रेखीय त्वरण काम में आ रहा है, एक्सेलरेशन, रेखीय त्वरण जिसे हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर रेखीय गति में रेखीय त्वरण यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन काम में आ रहा है जिसे हम स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, तो फिर कोणीय गति या घूर्णन गति में काम में आएगा कोणीय त्वरण। कोणीय गति में काम में आएगा कोणीय त्वरण, और इस कोणीय त्वरण को हम दर्शाएंगे एल्फा से। इस कोणीय त्वरण को हम किससे दर्शाएंगे, एल्फा से दर्शाएंगे, एल्फा से। कोणीय त्वरण को हम किससे दर्शाएंगे दोस्तों, एल्फा से दर्शाएंगे। तीन राशियां हो गई जो हम रेखीय गति में किस तरह से काम में ले रहे हैं, और उसके स्थान पर कोणीय गति में हम उनको किस तरह से काम में लेंगे। ठीक है, तो ये रेखीय गति और कोणीय गति में, ये रेखीय गति और कोणीय गति में किस तरह से हम राशियों को बदलाव करते हैं, यानी कि जो रेखीय गति में काम में आ रही है और उसके स्थान पर जो कोणीय गति में काम में आ रही है उनको हम किस तरह से बदलते हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ राशियों की और बात करें, ठीक है, अगर हम कुछ राशियों की और बात करें तो हम यहां पर बात कर सकते हैं जैसे कि और हम कौन कौन सी राशियों की बात कर सकते हैं जो रेखीय गति और घूर्णन गति दोनों में अलग अलग होती हैं। तो रेखीय गति में जहां पर काम में आती है कौन सी राशि, द्रव्यमान यानी कि मास। रेखीय गति में राशि काम में आती है मास यानी कि द्रव्यमान। ठीक है, ये रेखीय गति में काम में आती है। वहीं अगर अपन घूर्णन गति में बात करें तो घूर्णन गति में इसके स्थान पर राशि काम में आती है जड़त्व आघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। राशि काम में आती है जड़त्व आघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आई से। देखो यहां पर जड़त्व होता है, रेखीय गति में हम शब्द काम में लेते हैं जड़त्व यानी कि इनर्शिया, और वहां पर हम शब्द काम में लेते हैं घूर्णन का जड़त्व ना। अब इसको रिप्रेजेंट भी कर देते हैं। देखो जैसे हम रेखीय गति में काम में लेते हैं कौन सी राशि, जैसे हम रेखीय गति में काम में लेते हैं कौन सी राशि, जैसे हम रेखीय गति में काम में लेते हैं जड़त्व यानी कि इनर्शिया, हम रेखीय गति में काम में लेते हैं जड़त्व यानी कि इनर्शिया को। तो हम घूर्णन गति में किसको काम में लेंगे, हम घूर्णन गति में काम में लेंगे घूर्णन का जड़त्व यानी इनर्शिया ऑफ रोटेशन। घूर्णन का जड़त्व, घूर्णन का जड़त्व यानी कि इनर्शिया ऑफ रोटेशन, इनर्शिया ऑफ रोटेशन।
घूर्णन का जड़त्व यानी कि इनर्शिया ऑफ रोटेशन, ये हम काम में लेंगे। तो यहां द्रव्यमान काम में ले रहे हैं मास, और घूर्णन गति यानी कि रोटेशनल मोशन में हम काम में ले रहे हैं जड़त्व यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अभी सब कुछ सिखाऊंगा डिटेल में। पहले हम तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि रेखीय गति और घूर्णन गति को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम रेखीय गति की लगभग सारी चीजों को समझते हैं, वेग, त्वरण, सब कुछ। अगर हम इनसे तुलना करके पढ़ें तो ये हमारे लिए बेहद आसान हो जाएंगी। एक और एग्जाम्पल बताता हूं। अगर हम बात करें रेखीय गति की तो हम यहां पर काम में लेते हैं बल यानी कि फोर्स। हम यहां पर किसको काम में लेते हैं? बल यानी कि फोर्स को काम में लेते हैं। रेखीय गति में हम बल के बारे में पढ़ते हैं, फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो वहीं हम घूर्णन गति में किसके बारे में पढ़ते हैं? हम घूर्णन गति में पढ़ते हैं बलाघूर्ण के बारे में यानी कि टॉर्क के बारे में। हम घूर्णन गति में पढ़ते हैं बलाघूर्ण के बारे में यानी कि टॉर्क के बारे में, और इसे टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, टॉ बोलते हैं इसे, टॉ। और लास्ट आता है अपने पास में, अगर हम रेखीय गति में पढ़ते हैं रेखीय संवेग यानी कि लीनियर मोमेंटम। अगर हम रेखीय गति में पढ़ते हैं रेखीय संवेग यानी कि लीनियर मोमेंटम, तो हम घूर्णन गति में पढ़ते हैं कोणीय संवेग के बारे में। ठीक है, हम घूर्णन गति में किसके बारे में पढ़ते हैं? एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग के बारे में पढ़ते हैं। हम घूर्णन गति में पढ़ते हैं कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, और इसे हम एल या जे से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आप देख लीजिए एक बार, ये सारणी ही इस चैप्टर का आधार है एक तरह से। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए, ये सारणी ही इस चैप्टर का क्या है? आधार है। देखिए दोस्तों, ये सारणी ही इस चैप्टर का आधार है। आप लोगों के सामने आपको ये जो टेबल दिख रही है, ये जो सारणी दिख रही है, यही इस चैप्टर का आधार है। कैसे आधार? आधार ऐसे है कि अगर हम रेखीय गति से रिलेट करके पढ़ें, अगर हम डायरेक्ट पढ़ेंगे घूर्णन गति को तो काफी दिक्कतें आएंगी, हर राशि हमको नहीं लगेगी। लेकिन अगर हम रिलेट करके पढ़ें तो फिर हमारे लिए बेहद आसान हो जाएगा चैप्टर। अभी देखो, अब ये सीखने के बाद मात्र 10 मिनट से 15 मिनट के बीच में अगर आपको ये सारी राशियां समझ में नहीं आए रिलेट करने के बाद, तो देखना, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएंगी। देखो इधर एक एक के बारे में बात करते हैं। अगर हम रेखीय गति में समीकरण भी देखें, एक बार तुलना करते हैं। देखो, रेखीय गति के समीकरण, अगर हम बात करते हैं रेखीय गति के समीकरणों की, तो रेखीय गति में हम कौन से समीकरण पढ़ते हैं? ध्यान से देखना एक बार। इक्वेशंस या गति के समीकरण पढ़ते हैं, रेखीय गति के समीकरण। तो हम कौन कौन से समीकरण पढ़ते हैं उसमें? हम पढ़ते हैं v बराबर u प्लस ए टी। हम उसमें पढ़ते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग, a एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, और t क्या है? समय। ऐसे ही हम यहां पर बात करें दूसरे नंबर पे, तो हम बात करते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सबको पता ही समीकरण क्या है? ये गति के समीकरण कहलाते हैं ना, इन्हें हम गति के समीकरण कहते हैं। तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये गति का तीसरा समीकरण। और nवें सेकंड में जब हम विस्थापन निकालते हैं तो समीकरण आता है Sn बराबर u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। तो ये समीकरण हम काम में लेते हैं कब? जब हम रेखीय गति की बात करते हैं। जब हम रेखीय गति की बात करते हैं तब हम समीकरण काम में लेते हैं ये वाले। अब इन्हीं को मैं घूर्णन गति में बदलने की कोशिश करता हूं। देखना, अगर हमसे पूछा जाए कि भाई घूर्णन गति के समीकरण बनाओ, रोटेशनल मोशन के इक्वेशंस या समीकरण बनाओ, घूर्णन गति में हम इनको किस तरह से चेंज करेंगे? तो अगर हमसे पूछा जाए कि घूर्णन गति के समीकरण किस तरह से बनेंगे, तो आप देखना एक बार, घूर्णन गति के समीकरण कुछ इस तरह से बनेंगे जैसा मैं अभी बना रहा हूं। देखो, v यानी कि फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, उसको मैं दर्शा देता हूं ओमेगा 2 से। ओमेगा क्या होता है? कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। तो फाइनल के लिए हमने 2 लगा दिया। ठीक है, अब प्रारंभिक वेग u से दर्शा रहे हैं वहां पे, तो यहां पर हम इसको दर्शा देंगे ओमेगा 1 से, प्लस ओमेगा 1 से दर्शा दिया, प्लस यहां पर है रेखीय त्वरण a, तो यहां पर हो जाएगा कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण क्या है? अल्फा, और समय के लिए हम क्या काम में लेंगे? t। तो समीकरण बनेगा ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी। ये पहला समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण देखो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। दूसरा समीकरण कैसे बनाएंगे? दूसरा है एस, एस की जगह यहां पर आ जाएगा थीटा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कंपेयर करके, थीटा बराबर ओमेगा 1t, ओमेगा 1t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये दूसरा समीकरण। तीसरा समीकरण क्या बनेगा? यहां पर तीसरा समीकरण बनेगा
ओमेगा 2 स्क्वायर बराबर ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। और चौथा समीकरण क्या बनेगा, अगर आपको चाहिए nवें सेकंड में कोणीय विस्थापन, nth सेकंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कोणीय विस्थापन चाहिए, तो फिर समीकरण बनेगा थीटा एन बराबर ओमेगा 1 प्लस 1/2 अल्फा 2n माइनस 1। ये देखिए, तो आपके सामने मैंने दोनों तरह के समीकरण लिखे हैं, रेखीय गति के भी समीकरण लिखे हैं और कोणीय गति के भी समीकरण लिखे हैं, और दोनों को कंपेयर करके लिखा है, दोनों की तुलना करके लिखा है, ताकि ये आपके लिए बहुत आसान हो जाए। अगर आपको रेखीय गति के समीकरण आते हैं तो फिर कोणीय गति के, घूर्णन गति के समीकरण आपके लिए बेहद आसान हो जाएंगे। ठीक है, ओमेगा 2 क्या है यहां पर, देखो ओमेगा 2 यहां पर है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी यानी कि अंतिम कोणीय वेग, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी यानी कि अंतिम कोणीय वेग, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी यानी कि अंतिम कोणीय वेग। ओमेगा 1 क्या है यहां पर, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक कोणीय वेग, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक कोणीय वेग, प्रारंभिक कोणीय वेग। यहां पर अल्फा क्या है, यहां पर अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, यहां पर अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि कोणीय त्वरण। ये यहां पर क्या है, अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण, ये यहां पर अल्फा है। ठीक है, टी का मतलब तो समय है ही, टी का मतलब तो क्या है, समय। मैं यहां पर लिख देता हूं, टी का मतलब क्या है, टाइम यानी कि समय। और थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि कोणीय विस्थापन। थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि कोणीय विस्थापन, ये थीटा है। तो यही सारी राशियां थी, थीटा आ गया, ओमेगा 2 आ गया, ओमेगा 1 अल्फा टी, सब कुछ आ गया। ठीक है, ये लीजिए दोस्तों, तो इस तरह से ये समीकरण भी हम यहां पर बना सकते हैं। अब हम एक एक राशि के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। एक एक राशि को हम किस तरह से पढ़ेंगे, बहुत जल्दी कम समय में हम एक एक राशि के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। जो अभी हमने घूर्णन गति के दौरान सीखी हैं, इन सारी राशियों को हम एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं, कंपेयर करके। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कोण या कोणीय विस्थापन के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कोण या कोणीय विस्थापन के बारे में। तो पहली हेडिंग में लगा देता हूं कोण या कोणीय विस्थापन, एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोण या कोणीय विस्थापन, एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोण या कोणीय विस्थापन, एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा। अच्छा, एंगल तो आप जानते ही हो सब लोग, कोण है ना। अब ये मैथ का है वैसे तो कोण आपको पता है, ये एंगल है, देखो दो रेखाओं के बीच में ये थीटा एंगल बना दिया, ये एंगल है, कोण है ना। अब जनरली हम कोण को डिग्री में मापते हैं, जनरली हम कोण को किस में मापते हैं, डिग्री में मापते हैं। कोण को हम किस में मापते आए हैं, डिग्री में। लेकिन अगर आपसे फिजिक्स की बात की जाए तो ऐसा ही पद्धति में, इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनल पद्धति में कोण का जो मात्रक होगा वो डिग्री ना होकर हम कोण को किस में मापेंगे, हम कोण को रेडियन में मापेंगे दोस्तों। किस में मापेंगे, हम कोण को रेडियन में मापेंगे, रेडियन में, पहली बात। अब डिग्री को रेडियन में कैसे बदलना है, तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए अगर हम डिग्री को रेडियन में बदलना चाहते हैं, अगर हम डिग्री को रेडियन में बदलना चाहते हैं तो उसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम डिग्री को रेडियन में बदलना चाहते हैं तो, अगर हम डिग्री को रेडियन में बदलना चाहते हैं तो हम उस डिग्री को पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपॉन 180 से अपन क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिग्री को रेडियन में बदला जा सकता है, डिग्री में बदला जा सकता है। अभी हम फिलहाल डिग्री को रेडियन में बदलना सीखते हैं। मान लो आपको 60 डिग्री दिया हुआ है एंगल, और आपको इसको पूछा जाए कि इसका रेडियन में मान बताओ, इस कोण का रेडियन में मान बताओ, रेडियन में मान क्या होगा। तो आपको बस इतना सा करना है कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए आपको इस 60 को मल्टीप्लाई करना है पाई अपॉन 180 से, पाई अपॉन 180 से आपको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो उत्तर आएगा वो रेडियन में आएगा। देखो 60 से 180 गया 3 बार, तो यहां पर रेडियन आ जाएगा पाई अपॉन 3 रेडियन। आप और भी एग्जाम्पल इस्तेमाल कर सकते हैं, एक और एग्जाम्पल देता हूं आपके सामने। मान लो आपसे कहा जाए कि भाई 90 डिग्री को आप रेडियन में बदलिए, रेडियन में 90 डिग्री का जो एंगल है उसको रेडियन में बदलिए।
तो 90 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए वही काम करना है, 90 को आपको मल्टीप्लाई कर देना है पाई अपॉन 180 से, और ये आप काट सकते हैं, इसको 2 बार जाएगा तो ये आ जाएगा पाई बाई 2 रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप बहुत आसान सा काम ये कर सकते हैं कि डिग्री को आप रेडियन में और रेडियन को आप डिग्री में बदल सकते हैं। अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है तो आपको उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर डिग्री को रेडियन में बदल रहे हैं तो आपको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, कोई डाउट इसमें? चलिए, तो ये तो हो गई डिग्री और रेडियन की बातें। अब हम आगे बात करें और किसके बारे में बात कर सकते हैं, कोण के बारे में बात की, कोण या कोणीय विस्थापन के बारे में। ठीक है, हमने बात की कोणीय कोणीय विस्थापन के बारे में। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे कोणीय वेग के बारे में। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे कोणीय वेग के बारे में, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। तो यहां मैं हेडिंग लगा देता हूं कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, और इसको हम इस्तेमाल करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा से। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम दर्शाएंगे ओमेगा से। देखिए, जैसे रेखीय वेग होता है यानी लीनियर वेलोसिटी, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, वैसे ही कोणीय वेग ओमेगा हो जाएगा कोणीय विस्थापन बटा समय, यानी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, ये हो जाएगा यहां पर। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। तो रेखीय वेग की जगह कोणीय वेग, तो रेखीय विस्थापन की जगह कोणीय विस्थापन, सिंपल सा है। अच्छा, यहां पर इस फॉर्मूले में अगर हमसे पूछा जाए कि एक पूरे चक्र के लिए, यानी जब एक पूरा चक्र होता है, एक पूरे चक्कर के लिए, एक पूरे घूर्णन के लिए, तो बताओ पूरे चक्कर में कोण कितने डिग्री का बनेगा? आप सबको पता है एक पूरे चक्कर में कोण बनता है 360 डिग्री का। थीटा कितना बनेगा? 360 डिग्री। और 360 डिग्री को हम रेडियन में दर्शाना चाहें तो इसके लिए हम रेडियन कितना लिखेंगे? 2 पाई रेडियन लिखेंगे। पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 पाई रेडियन आ जाएगा। तो फिर यहां से ओमेगा का मान आ जाएगा 2 पाई अपॉन में टी। भाई कैपिटल टी क्यों कर दिया हमने इसको? क्योंकि हमने एक शब्द पढ़ रखा है आवृत्ति और आवर्तकाल। हमने एक शब्द पढ़ रखा है, एक तो आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, एक तो हमने शब्द पढ़ा हुआ है आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, जिसको हम एफ या न्यू से प्रदर्शित करेंगे। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति बोलते हैं इसको, आवृत्ति। एक तो हम शब्द कौन सा सुनते हैं? फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आवृत्ति। और दूसरा हम शब्द इस्तेमाल करते हैं आवर्तकाल, दूसरा हम शब्द इस्तेमाल करते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। इनका मतलब क्या है? घूर्णन गति से संबंधित है दोनों। अगर आपसे कहे कि एक चक्कर लगाने में लगा समय, ये तो क्या कहलाता है? आवर्तकाल। एक चक्कर लगाने में लगने वाला समय, हम एक पूरा चक्कर लगा रहे हैं, उसमें कितना समय लग रहा है, वो आवर्तकाल है। एक चक्कर लगाने में लगने वाला समय, एक चक्कर लगाने में लगने वाला समय, ये तो क्या कहलाता है? आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड। और इसका मात्रक पूछे कि इसकी यूनिट क्या है, तो इसका मात्रक होता है सेकंड। अगर पूछे कि इसका मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक होता है सेकंड। आवर्तकाल टाइम पीरियड, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और अगर पूछे आवृत्ति के बारे में, तो आवर्तकाल का उल्टा कर दो, यानी 1 अपॉन टी। इसको हम दर्शाते हैं न्यू से, फॉर्मूला बनेगा न्यू बराबर 1 अपॉन टी। अगर इसका हमसे पूछे कि मात्रक क्या होगा, तो आवृत्ति का मात्रक होता है, देखो आपके सामने है, या तो सेकंड इनवर्स कर दो, या तो सेकंड इनवर्स, या इसी को हम हर्ट्ज से भी दर्शाते हैं, हर्ट्ज। तो आवृत्ति का या फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है, मात्रक होता है, वो होता है सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज से हम इसको दर्शाते हैं। क्लियर? अच्छा, आवृत्ति होती क्या है? आवृत्ति का मतलब है एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या। एक सेकंड में, एक चक्कर में जो समय लग रहा है वो तो आवर्तकाल है, टाइम पीरियड है। और अगर पूछे, अगर कहे कि एक सेकंड में कितने चक्कर लगाए, एक सेकंड में, तो उस संख्या को हम क्या बोलेंगे? आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। यहां मैं लिख देता हूं, एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या, एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या। एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या, यह कहलाती है आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या।
तो आवृत्ति और आवर्तकाल है ना, यहां से कैपिटल टी को मैंने उठाया और कैपिटल टी को उठा के मैंने यहां रख दिया। और आपको पता है 1/t किसके बराबर होता है? 1/t, 1/t किसके बराबर होता है? अगर 1/t की बात करें तो ये न्यू या एफ के बराबर होता है 1/T। तो यहां से हम एक फॉर्मूला और बना सकते हैं, ओमेगा बराबर 2πf। ये लीजिए, ये आवृत्ति या कोणीय वेग के हमारे पास कई सारे फॉर्मूले आ चुके हैं। तो ये दूसरे नंबर की राशि हमारे पास कंप्लीट होती है, कोणीय वेग यानी कि एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी किस तरह से हमने फॉर्मूला पता किया ये आपके सामने है। आगे चलते हैं, अगली भौतिक राशि या अगली राशि की हम बात करते हैं। और अगली राशि कौन सी हमारे पास? ये राशि हमारे पास कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कोणीय त्वरण। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कोणीय त्वरण यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा के बारे में। हम बात करेंगे कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि अल्फा के बारे में। और कोणीय त्वरण या एंगुलर एक्सेलरेशन की हम बात करें, कोणीय त्वरण या एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो बहुत आसान सा फॉर्मूला है। जैसा हम त्वरण का पढ़ते हैं वेग में परिवर्तन बटा समय, वैसे इसमें भी हम पढ़ लेंगे ω2 माइनस ω1 अपॉन में टी। ये लीजिए, ये फॉर्मूला हमारे पास निकल कर आ जाएगा। अगर मात्रक की बात करें तो मात्रक हो जाएगा रेडियन बटा सेकंड स्क्वायर, रेडियन बटा सेकंड स्क्वायर। और कोण का कोणीय वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा रेडियन प्रति सेकंड या रेडियन बटा सेकंड। ये लीजिए, तो ये मात्रक भी याद रखना और फॉर्मूले भी याद रखना, ठीक है। मात्रक भी याद रखने और फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं। चलिए, तो ये सारे आपको पता चल गया। कोणीय त्वरण अल्फा, अब यहीं से हम तीनों में संबंध दर्शा सकते हैं। अगर हमको रेखीय गति और कोणीय गति के बीच में संबंध दर्शाना है तो बताओ, रेखीय गति में आता है रेखीय विस्थापन, रेखीय वेग और रेखीय त्वरण। ऐसा ही होता है। रेखीय गति में 3 राशियां आती हैं, ठीक है। अब हम इनको कोणीय गति के साथ में संबंध कर रहा हूं इनका। देखो, S बराबर r थीटा, ये कोणीय वेग कोणीय विस्थापन हो गया, ये कोणीय वेग हो गया, ये कोणीय त्वरण हो गया। और तीनों को मल्टीप्लाई कर दो r से, और r है यहां पर रेडियस, त्रिज्या। भाई घूर्णन गति में कोई चीज घूम रही है तो वो त्रिज्या पर घूम रही होगी, तो r का मतलब है यहां पर रेडियस या त्रिज्या। अगर आपने इनको रेडियस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो रेखीय गति और घूर्णन गति की राशियों के बीच भी आप यहां पर संबंध क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं। ये लीजिए, आप यहां पर संबंध दर्शा सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? हाँ या ना? तो रेखीय गति और घूर्णन गति में हम संबंध दर्शा रहे हैं। ये पूरा चैप्टर इसी के इर्द गिर्द घूमता है, यानी उन राशियों की इन राशियों से तुलना करने पर घूमता है पूरा की पूरा चैप्टर। मैंने आपको डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में बदलना सिखा दिया। कोणीय वेग और कोणीय त्वरण की बात हमने कर ली। अब हमारे पास 3 राशियां बचती हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली मैं चर्चा करूंगा चौथे नंबर पे जड़त्व आघूर्ण के बारे में, ठीक है। चौथे नंबर पे मैं चर्चा करूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व आघूर्ण के बारे में। चौथे नंबर पे मैं बात करूंगा जड़त्व आघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कहते हैं जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं जड़त्व आघूर्ण। इसको हिंदी में कहते हैं जड़त्व आघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब दोस्तों जड़त्व आघूर्ण की बात करें, सुनना ध्यान से, है ना। अगर हम बात करते हैं जड़त्व आघूर्ण के बारे में, ठीक है, अगर हम बात करते हैं जड़त्व आघूर्ण के बारे में तो बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत बेसिक सी चीज है। देखो, जहां रेखीय गति में काम में आता है द्रव्यमान यानी कि मास, जड़त्व उसी पर निर्भर करता है। वैसे ही घूर्णन गति में काम में आता है जड़त्व आघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इस पर कौन डिपेंड करता है? जो घूर्णन का जड़त्व है, घूमते समय जो जड़त्व है वो निर्भर किस पर करेगा? जड़त्व आघूर्ण पर निर्भर करेगा। इसका फॉर्मूला बनाने के लिए हमें सीधी सी बात याद रखनी है कि जड़त्व आघूर्ण को हमेशा एक निश्चित अक्ष के सापेक्ष निकाला जाता है, एक निश्चित अक्ष के सापेक्ष। मान लीजिए वो निश्चित अक्ष है और इस निश्चित अक्ष से ये वो बिंदु है m द्रव्यमान का, और ये बिंदु इस m द्रव्यमान से r दूरी पर रखा हुआ है। कितनी दूरी पर रखा हुआ है? r दूरी पर रखा हुआ है। अब अगर हमसे कहा जाए कि भाई इस वस्तु का जड़त्व आघूर्ण निकालिए, इस पिंड का, तो हम कैसे निकालेंगे? हम फॉर्मूला लगाएंगे I बराबर m
ये दूरी कितनी है दोनों के बीच में r, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, तो फॉर्मूला बनेगा I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमको जड़त्वागुण का याद रखना है, ठीक है। जड़त्वागुण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला तो याद हो गया। अब अगर हमसे और चीजें पूछी जाएं तो हमें इतना बताना है कि भाई जड़त्वागुण निर्भर करता है, ये प्रश्न भी आ सकता है, जड़त्वागुण की निर्भरता, ये प्रश्न भी आ सकता है, जड़त्व आघूर्ण की निर्भरता या मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जड़त्व आघूर्ण की निर्भरता, ये प्रश्न भी आ सकता है, जड़त्वाघूर्ण किन किन फैक्टर्स पर निर्भर करता है। तो फॉर्मूला देख के तो आपको पता चली गया होगा, जड़त्वाघूर्ण निर्भर करता है सबसे पहले द्रव्यमान पर, पिंड का द्रव्यमान यानी कि मास, पिंड का द्रव्यमान यानी कि मास पर। इसके अलावा जड़त्वाघूर्ण डिपेंड करता है आपका त्रिज्या यानी कि रेडियस पर, दूरी है ना, रेडियस दूरी, और साथ में हम एक स्टार लगा के पॉइंट लिख सकते हैं कि जड़त्वाघूर्ण निर्भर करेगा द्रव्यमान के वितरण पर, यानी कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुआ है, द्रव्यमान के वितरण पर भी ये निर्भर करेगा, द्रव्यमान का वितरण, ये डिपेंड करेगा द्रव्यमान के वितरण पर, ठीक है, द्रव्यमान के वितरण पर ये क्या करेगा, निर्भर करेगा। क्लियर। तो यहां से हमको पता चला कि जड़त्वाघूर्ण तीन चीजों पर निर्भर कर रहा है, कौन कौन से, द्रव्यमान, दूरी और द्रव्यमान का वितरण। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास ये अक्ष है, ये हमारे पास कोई अक्ष है, एक्सिस है, ये हमारे पास कोई अक्ष है, एक्सिस है, ठीक है, और इस अक्ष से हमको ये जड़त्वाघूर्ण निकालना है, मान लो इस तरह से, ये पिंड है, इस पिंड का हमको जड़त्वाघूर्ण निकालना है, और ये दूसरी अक्ष है, ये देखिए दो अक्ष हैं, ये एक्सिस नंबर 1, ये अक्ष नंबर प्रथम, और ये अक्ष नंबर द्वितीय, और हमको कहना है कि भाई दोनों अक्षों से हमको जड़त्वाघूर्ण निकालना है, किसमें ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्राप्त होगा, यहां से या यहां से घुमाने पर किसमें जड़त्वाघूर्ण ज्यादा प्राप्त होगा, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा प्राप्त होगा। तो एक बहुत बेसिक चीज बता देता हूं, अगर आप यहां से घुमाते हो जड़त्वाघूर्ण मान लेता हूं I1, अगर आप यहां से घुमाते हो इसके इर्द गिर्द तो जड़त्वाघूर्ण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेता हूं I2। ये दो राशियां मैंने मान ली है, I1 और I2, ये दो राशियां मैंने मान ली है। अब किसमें ज्यादा जड़त्वाघूर्ण प्राप्त होगा, तो ये डिपेंड करता है द्रव्यमान के वितरण पर, द्रव्यमान जिस अक्ष से ज्यादा दूरी पर वितरित है उसका जड़त्वाघूर्ण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बताओ इस अक्ष से द्रव्यमान ज्यादा दूरी पर वितरित है, ज्यादा द्रव्यमान ज्यादा दूरी पर है, इस अक्ष से दूरी पर जो द्रव्यमान है उसकी मात्रा कम है, यानी जड़त्वाघूर्ण किस स्थिति में ज्यादा होगा, पहली स्थिति में, पहली अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी I1 हमेशा I2 से यहां पर ज्यादा होगा, I1 का मान I2 से यहां पर ज्यादा होगा। क्लियर, समझ में आया। तो ये हो गई जड़त्वाघूर्ण की निर्भरता। अब हम अलग अलग पिंडों के जड़त्वाघूर्ण भी देखें, अलग अलग पिंडों के जड़त्वाघूर्ण, है ना, विभिन्न पिंडों के जड़त्वाघूर्ण। अब हम देख लेते हैं विभिन्न पिंडों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व आघूर्ण, विभिन्न पिंडों के जड़त्व आघूर्ण, विभिन्न पिंडों के जड़त्व आघूर्ण, ये हम देख लेते हैं। और इस देखने के दौरान हमको बस इतना सा याद रखना है कि एक तो हमें याद रखना है वलय के लिए, वलय यानी कि रिंग, और यही सेम टू सेम आएगा खोखले बेलन के लिए, या तो वलय कह दो या होलो बेलन कह दो, होलो सिलेंडर, खोखला बेलन। एक तो हम इसके लिए निकालेंगे, ठीक है, दूसरा हम निकालेंगे चकती या डिस्क के लिए, और या इसकी जगह हम ठोस बेलन भी कह सकते हैं, चकती या डिस्क, या इसी के लिए हम काम में ले सकते हैं कौन सा शब्द, ठोस बेलन के लिए जड़त्वाघूर्ण, ठोस बेलन यानी कि सॉलिड सिलेंडर, ठोस बेलन के लिए जड़त्वाघूर्ण का नाम हम ले सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो तीसरे नंबर पे हम कह सकते हैं चकती के बाद में हम कह सकते हैं ठोस छड़, या सिर्फ छड़ भी पूछे, ठोस छड़ या सिर्फ छड़ भी पूछे, रोड, उसके लिए हम जड़त्वाघूर्ण की बात कर सकते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं ठोस गोला और खोखला गोला, ठोस गोला और हम कह सकते हैं खोखला गोला,
ठोस गोला और हम कह सकते हैं खोखला गोला। ठोस गोला यानी कि सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर, यानी कि ठोस गोला और खोखला गोला, इन चीजों के ऊपर भी हम चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, ठोस गोला और खोखला गोला, इनके ऊपर भी हम चर्चा कर सकते हैं। अब हम एक एक का जड़त्वागुण देख लेते हैं एक बार। इसका जड़त्वागुण कितना है, और जड़त्वागुण से संबंधित दो प्रमेय भी चलती हैं। ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से संबंधित दो प्रमेय भी चलती हैं। एक चलती है लंबवत अक्षों की प्रमेय, यहां से भी प्रश्न आ सकता है, इसलिए इसको भी एक बार पढ़ लीजिए। एक चलती है लंबवत अक्षों की प्रमेय, पूरा चैप्टर है, एक ही साथ में रिवीजन हो जाएगा आपका पूरा। इसके बाद हम इसके सवाल कर लेंगे अगली क्लास में, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, आपका काम आसान हो जाएगा। तो एक है लंबवत अक्षों की प्रमेय और दूसरी नंबर पे आती है समांतर अक्षों की प्रमेय। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको लगे कि हाँ सच में आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, तो बस ज्यादा कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक तो करोगे, और थोड़ा एक कमेंट भी कर दोगे तो थोड़ा लगेगा कि हाँ यार कोई पढ़ रहा है, और जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं वो व्यक्ति पढ़ रहा है। ठीक है, बस एक खुशी मिलती है। बाकी पैसा तो आपको पता है कि मिलना नहीं है, 1 रुपया भी, तो पैसे के लिए तो कर ही नहीं रहे काम, ये काम कर रहे हैं केवल आप लोगों के लिए कि आप पेपर पास कर पाए अच्छे से। ठीक है, तो एक है लंबवत अक्षों की प्रमेय और दूसरे नंबर पे आती है समांतर अक्षों की प्रमेय। ये दो प्रमेय हमको और पढ़नी है यहीं पर, एक लंबवत अक्षों की प्रमेय और दूसरे नंबर पे समांतर अक्षों की प्रमेय। लंबवत अक्षों की प्रमेय ये कहती है कि अगर ये अक्ष है एक्स अक्ष, वाई अक्ष, और हमें इनके लंबवत जेड अक्ष के सापेक्ष अगर जड़त्वागुण निकालना है, तो जो जड़त्वागुण हमें प्राप्त होगा वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष का जोड़ कर दो, योग कर दो, उतना जड़त्वागुण हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर हमें समांतर अक्षों की प्रमेय चाहिए तो हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई पिंड है और ये इस पिंड का सेंटर ऑफ मास है, और इस सेंटर ऑफ मास से ये कोई अक्ष निकल रही है, इस अक्ष का नाम लिख देता हूं ए बी, और इस अक्ष के समांतर अगर दूसरी अक्ष है कोई, इस अक्ष के समांतर अगर कोई दूसरी अक्ष है जिसका नाम लिख देता हूं पी क्यू, जो दोनों की दोनों आर दूरी पर हैं। कितनी दूरी पर हैं? आर दूरी पर। और मुझे आपको बताना है कि समांतर अगर कोई अक्ष है उससे अगर अपने को जड़त्वागुण प्राप्त करना है, तो अपनी जो मुख्य अक्ष है सेंटर ऑफ मास से निकलने वाली, उसमें आप पिंड का द्रव्यमान और दोनों के बीच की दूरी का वर्ग, ये फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे तो आपकी बन जाएगी समांतर अक्षों की प्रमेय। तो ये प्रमेय भी बहुत काम में आती है भाई, है ना, ये प्रमेय या थ्योरम भी बहुत काम में आती है। अब हम सारे पिंडों के जड़त्वागुण भी पता कर लेते हैं। अब हम सारे पिंडों के जड़त्वागुण भी पता कर लेते हैं। देखो, वलय या रिंग के लिए सबसे पहले कौन है? वलय या रिंग या खोखला गोला, दोनों बात एक ही है। तो वलय या रिंग के लिए दो फॉर्मूले याद रखने, दो फॉर्मूले कौन कौन से और कौन कौन से वाले? पहला फॉर्मूला, अगर वलय है और वलय के सेंटर ऑफ मास से बीचों बीच से ये जो है अक्ष जा रहा है, जैसे कि वलय है, मान लीजिए ये वलय है ना, मान लीजिए कि ये वलय है, ये वलय है, रिंग है, और इसके बीचों बीच सेंटर ऑफ मास से ये एक्सिस है, अक्ष जा रही है। तो इस अक्ष से जो जड़त्वागुण हमको प्राप्त होगा, है ना, इस अक्ष से जो हमको जड़त्वागुण प्राप्त होगा उसका मान होगा m, यानी वलय का द्रव्यमान और वलय की त्रिज्या का वर्ग, एम आर स्क्वायर। लेकिन अगर है ना, एक तो ये अक्ष हो गई, दूसरी अक्ष ये हो सकती है इसके व्यास या इससे ऊपर से निकलने वाली, इसके सेंटर ऑफ मास के सतह से निकलने वाली, इस तरह से, है ना, ये इस तरह से सेंटर ऑफ मास से निकलने वाली, है ना, व्यास एक तरह से हम कह सकते हैं। अगर हमें ये वाला जड़त्वागुण चाहिए तो फॉर्मूला हमको लगाना है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अपॉन में 2। हमें फॉर्मूला लगाना है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अपॉन 2। तो ये वलय के लिए दो फॉर्मूले याद रखना, वलय के लिए दो फॉर्मूले याद रखना। वलय के बाद बात करते हैं, वलय के बाद बात करते हैं अपन किसके बारे में? वलय के बाद बात करते हैं चकती या डिस्क के बारे में, या जिसको अपन ठोस बेलन भी लिख सकते हैं, चकती। जैसे आपने देखा हो तो प्लेट का एग्जांपल आप याद रख सकते हो, प्लेट, चकती या डिस्क के लिए। और इसके लिए भी हमको दो फॉर्मूले सेम, एक तो चकती के सेंटर ऑफ मास के बीचों बीच से निकलने वाला, उसके लंबवत, और दूसरा उसके व्यास। अगर पहली स्थिति में बात करें लंबवत, तो यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा I बराबर एम आर स्क्वायर अपॉन 2। और अगर हम बात करें व्यास के सापेक्ष जड़त्वागुण, तो फॉर्मूला हो जाएगा I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अपॉन 4। ऐसे ही अगर अपन बात करें छड़ के सापेक्ष या छड़ से, है ना, ऐसी अगर हम बात करते हैं ठोस छड़ यानी रोड,
ऐसे ही अगर हम बात करते हैं ठोस, छड़ या रोड, तो यहां पर दोस्तों दो फॉर्मूले याद रखना छड़ के लिए, रोड के लिए। कौन कौन से दो फॉर्मूले याद रखोगे? एक तो छड़ के सेंटर ऑफ मास से निकलने वाली ये अक्ष है ना, ये सेंटर ऑफ मास है, एल लंबाई की छड़ है, तो फॉर्मूला हो जाएगा आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन 12। फॉर्मूला हो जाएगा आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन 12। और अगर ये छड़ है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है और हमें इस अक्ष के सापेक्ष चाहिए, इस अक्ष के सापेक्ष, तो फॉर्मूला हो जाएगा आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन 3। एल का मतलब छड़ की लंबाई। ठोस गोले के लिए 2/5 एम आर स्क्वायर, खोखले गोले के लिए 2/3 एम आर स्क्वायर। तो ये अलग अलग पिंडों के लिए हमने जड़त्वाघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात की। अब हमारे पास दो पॉइंट और बचते हैं। एक हमारे पास पॉइंट बचता है बलाघूर्ण वाला, एक हमारे पास पॉइंट आता है बलाघूर्ण। बलाघूर्ण बोले तो टॉर्क, और इसे हम टॉ से रिप्रेजेंट करेंगे। बलाघूर्ण, बलाघूर्ण या टॉ से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। इंग्लिश में हम इसके लिए शब्द काम में लेते हैं टॉर्क। इंग्लिश में हम इसके लिए शब्द काम में लेते हैं टॉर्क। तो ये हम शब्द काम में ले रहे हैं बलाघूर्ण। बलाघूर्ण यानी कि टॉर्क। बहुत आसान सिस्टम है। बलाघूर्ण जैसे कि बल होता है, बल की जगह हम क्या काम में ले रहे हैं? जैसे रेखीय गति में बल काम आता है, तो घूर्णन गति में क्या काम में आ रहा है? बलाघूर्ण काम में आ रहा है। जैसे रेखीय गति में बल काम में आता है, फोर्स काम में आता है, वैसे ही घूर्णन गति में बलाघूर्ण काम में आता है। अच्छा, बल का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर ma, द्रव्यमान गुणा त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन। वैसे ही बलाघूर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा टॉ बराबर, बताओ, द्रव्यमान की जगह जड़त्वाघूर्ण और एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉ बराबर हो जाएगा आई अल्फा। तो एक फॉर्मूला तो बलाघूर्ण का ये आ गया। दूसरा, बलाघूर्ण का सीधा सीधा सूत्र याद रखना, टॉ बराबर बल और बल की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। अब ये समझाता हूं आपको कि बल की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी क्या होती है। घूर्णन अक्ष तो सब जानते हैं, रोटेशनल एक्सिस, जिसके सारे कोई चीज घूम रही है। घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, ये कहलाएगा आपका बलाघूर्ण, टॉर्क। टॉ बराबर F इंटू डी। अगर आपको चाहिए बलाघूर्ण यानी कि टॉर्क, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बल और बल को घूर्णन अक्ष की लंबवत दूरी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपको क्या प्राप्त होगा? बलाघूर्ण प्राप्त होगा। बलाघूर्ण, ठीक है, बलाघूर्ण। और दोस्तों, बलाघूर्ण का मान अगर आपको बढ़ाना है, तो आप बल की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी बढ़ाएंगे। बल की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी बढ़ाएंगे तो आपके पास बलाघूर्ण या बल ज्यादा प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? तो बलाघूर्ण भी बेहद सिंपल है। बल और बल की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी निकालिए, उन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या प्राप्त होगा? बलाघूर्ण आपको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? लास्ट पॉइंट आज का हम चर्चा करते हैं कोणीय संवेग के बारे में। ठीक है, लास्ट पॉइंट हम आज का चर्चा कर लेते हैं कोणीय संवेग और कोणीय संवेग का संरक्षण। ठीक है, लास्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं कोणीय संवेग और कोणीय संवेग का संरक्षण। चलिए, ठीक है, तो लास्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं कोणीय संवेग और कोणीय संवेग का संरक्षण। लास्ट इस चैप्टर में हमारे पास आता है कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर मोमेंटम, और कोणीय संवेग संरक्षण, और कोणीय संवेग संरक्षण। लास्ट में हमारे पास दो पॉइंट आते हैं, एक कोणीय संवेग और दूसरा कोणीय संवेग का संरक्षण, यानी कि एक एंगुलर मोमेंटम और दूसरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, दो चीजें हमारे पास आती हैं, एक कोणीय संवेग और एक कोणीय संवेग का संरक्षण। क्लियर? चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे, ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, कोणीय संवेग और कोणीय संवेग का संरक्षण। देखो, कोणीय संवेग बिल्कुल रेखीय संवेग की तरह है। जैसे रेखीय संवेग होता है P बराबर mv, जैसे रेखीय संवेग होता है P इज इक्वल टू mv, रेखीय संवेग होता है P इज इक्वल टू mv, वैसे ही इसी की तर्ज पर कोणीय संवेग का मान हो जाएगा L या J से रिप्रेजेंट करो। M की जगह तो लिख सकते हो I और V की जगह लिख सकते हो ओमेगा। तो यहां पर कोणीय संवेग हो जाएगा L बराबर I ओमेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसी तरह से हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, और वो फॉर्मूला क्या बना सकते हैं?
एल बराबर रेखीय संवेग और रेखीय संवेग की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी डी, या इसी को हम लिख सकते हैं पी आर साइन थीटा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हम सवाल करते समय काम में लेंगे और ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ये फॉर्मूले हैं कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम के। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोणीय संवेग संरक्षण के बारे में। दोस्तों, कोणीय संवेग संरक्षण की अगर हम बात करें तो जैसे हम न्यूटन की गति का दूसरा नियम पढ़ते हैं, ठीक है, हम पढ़ते हैं न्यूटन की गति का दूसरा नियम, हम पढ़ते हैं न्यूटन की गति का दूसरा नियम। देखो, इससे आपका पूरा चैप्टर बहुत कम समय में रिवाइज हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को भी 2 गुना स्पीड में देखेंगे, 1.5 गुना देखेंगे, तो 45 मिनट की क्लास आप मात्र 22, 23, 25 मिनट में देख लेंगे और 25 मिनट में एक चैप्टर का रिवीजन पूरी थ्योरी का और सारे पॉइंट्स कवर, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर फिर से कह रहा हूं, वीडियो अच्छा लगे और लगे कि सर आगे भी कंटिन्यू कीजिए, मेहनत कीजिए आप, हम आपके साथ हैं। कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। ठीक है, न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है, न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है ना, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। क्लियर? चलिए, तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहता है कि जो बल होता है वो रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अगर हम इसी न्यूटन की गति के दूसरे नियम को लगा दें घूर्णन गति में, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो बलाघूर्ण होता है टो, वो समानुपाती होता है कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर के, यानी टो इज इक्वल टू इसको डीएल लिख देता हूं, डीएल है ना, L2 माइनस L1 अपॉन में टी। एक तरह से ये लिख सकता हूं। अगर दोस्तों यहां से हमको पता है अगर टॉ का मान 0 हो जाए, यानी बाहर से कोई बलाघूर्ण ना लगे, यदि बाह्य बलाघूर्ण टॉ का मान 0 हो जाए, यदि बाह्य बलाघूर्ण यानी कि टॉ का मान कितना हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, यदि बाह्य बलाघूर्ण या टॉ का मान कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, टॉ का मान 0 रखेंगे, L2 माइनस L1 अपॉन टी। ऐसी स्थिति में टी इधर जाएगा तो ये हो जाएगा L2 माइनस L1 बराबर 0 और ये आ जाएगा L2 बराबर L1। तो ये हमारे पास समीकरण हमको प्राप्त होगा कोणीय संवेग संरक्षण का, L2 बराबर L1। और दोस्तों एक बात याद रखना कि ग्रहों की जो गति है, ये प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे याद रखना। ग्रहों की गति, जो ग्रह घूम रहे हैं सूर्य के चारों तरफ, ग्रहों की गति कोणीय संवेग संरक्षण का ही उदाहरण है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का ही एग्जांपल है। ग्रहों की गति कोणीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है। ग्रहों की गति कोणीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है। ग्रहों की गति कोणीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है। जो ग्रह घूम रहे हैं तो उनकी जो गति है, उनका जो मोशन है, वो कोणीय संवेग संरक्षण का ही क्या है, उदाहरण है। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए, तो यहां तक हमने बहुत सारी बातें कंप्लीट की हैं। एक लास्ट पॉइंट और बता देता हूं, उसके बाद इस चैप्टर को अपन यहां पर पूरा रिवाइज कर चुके होंगे। ठीक है, सारे पॉइंट्स। एक और पॉइंट बता देता हूं, घूर्णन त्रिज्या, जिसको हम K से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां से भी प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में, घूर्णन त्रिज्या यानी कि K। और ये घूर्णन त्रिज्या क्या है, एक छोटी सी बात समझ लो। इसका फॉर्मूला होता है घूर्णन त्रिज्या का, जड़त्वाघूर्ण निकालते समय I इज इक्वल टू m² हमेशा यही फॉर्मूला होता है, कभी ये फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, कभी भी ये फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। अब इस फॉर्मूले की तुलना आप कर सकते हो अलग अलग वस्तुओं से, जैसे आप इसकी तुलना कर सकते हो वलय से, आप इसकी तुलना कर सकते हो वलय यानी कि रिंग से। ये लीजिए, जब आप इसकी तुलना वलय या रिंग से करेंगे, जब आप इसकी तुलना वलय या रिंग से करेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको? आपको प्राप्त होगा कि वलय के लिए जड़त्वाघूर्ण होता है I बराबर mr²। ये समीकरण नंबर 1 है। और यहां पर आपने फॉर्मूला पढ़ा है, अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा है I इज इक्वल टू mk²। ये समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 इस तरह से हमको प्राप्त हुए। अगर हम दोनों को बराबर कर दें तो mk² बराबर हो जाएगा mr², और यहां से k का मान किसके बराबर आ जाएगा, r के बराबर आ जाएगा। तो घूर्णन त्रिज्या कौन सी त्रिज्या के बराबर है, जो वलय की त्रिज्या है उसी के बराबर यहां पर हमें प्राप्त होगी।
अगर हम औरों के लिए निकालना चाहें, जैसे यही सेम एग्जांपल हम चकती के लिए करना चाहें, चकती के लिए, डिस्क के लिए करना चाहें, अगर यही सेम काम हम चकती या डिस्क के लिए करना चाहें तो क्या हो सकता है भैया चकती या डिस्क के लिए? फॉर्मूला क्या होता है चकती या डिस्क के लिए? फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अपॉन में 2। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और यहां से हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ये हमारे पास दोनों समीकरण आ गए, ठीक है। I बराबर एम आर स्क्वायर बटा 2 और I बराबर एम के स्क्वायर, ये हमारे पास दो फॉर्मूले प्राप्त हो गए, ठीक है। अब यहां से अगर हम बात करें तो दोनों को बराबर कर दो, एम के स्क्वायर बराबर एम आर स्क्वायर अपॉन में 2, एम आर स्क्वायर अपॉन में 2, के का मान आ जाएगा आर अपॉन में अंडर रूट 2। ये लीजिए, तो इस तरह से आप घूर्णन त्रिज्या का मान भी अलग अलग पिंडों के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर? चलिए, घूर्णन त्रिज्या हो गई। अब हम लास्ट में कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, कुछ बेस्ट एग्जांपल्स की हम बात कर लेते हैं जिनसे प्रश्न आने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। और ये एग्जाम्पल हैं आपके बलाघूर्ण के और कोणीय संवेग संरक्षण के। ये एग्जाम्पल हैं आपके बलाघूर्ण यानी कि टो, और दूसरे एग्जाम्पल हैं कोणीय संवेग संरक्षण के। दूसरे एग्जाम्पल हैं आपके कोणीय संवेग संरक्षण, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, बलाघूर्ण और कोणीय संवेग संरक्षण। इन दोनों के कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जैसे बलाघूर्ण, इसके भी 2-3 एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है। बलाघूर्ण के भी 2-3 एग्जाम्पल बताऊंगा और कोणीय संवेग के भी 2-3 एग्जाम्पल बताऊंगा। ध्यान से सुनना आप। बलाघूर्ण और कोणीय संवेग दोनों के मैं 2-2, 3-3 एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखो सुनना ध्यान से। बलाघूर्ण का एग्जाम्पल तो आप ऐसे दे सकते हो कि भाई कोई भी चीज घूम रही है, कोई भी चीज घूर्णन गति कर रही है, तो उसमें बल की जगह क्या काम में आ रहा है? बलाघूर्ण। आपको मान लो कोई बोल्ट खोलना है और पेच आप घुमा रहे हो उसको, वो जो बोल्ट खोलने का होता है पेचकस या जिसको पाना बोलते हैं, तो घूर्णन अक्ष से जितना लंबा होगा, पाने की लंबाई जितनी ज्यादा होगी उतना ही आसानी से आप बोल्ट खोल पाएंगे। इसके अलावा जैसे बस ड्राइवर कोई बस वगैरह चला रहा है, तो वो जो उसके हाथ में स्टीयरिंग होती है, तो स्टीयरिंग पे जो फोर्स लग रहा है वो भी एक तरह से बलाघूर्ण का काम करेगा। इसके अलावा कोई भी चीज जो घुमाने वाली घूर्णन गति कर रही है, उसमें हमको अलग अलग तरह से बलाघूर्ण की हम बात कर सकते हैं। अगर हम कोणीय संवेग संरक्षण की बात करें तो कोणीय संवेग संरक्षण में याद रखना कि एक बहुत बेस्ट एग्जांपल तो ये हो गया कि भाई ग्रहों की जो गति है, जो ग्रह घूम रहे हैं सूर्य के चारों तरफ, वो किसके एग्जांपल है? कोणीय संवेग संरक्षण का। इसके अलावा दूसरा बेस्ट एग्जांपल आपने वो देखा, स्केटिंग करते हैं, बर्फ पर ऐसे ऐसे घूमते हैं, वॉशिंग पाउडर निर्मा, तो उस स्थिति में आपने देखा होगा कि जब वो घूमने वाले अपनी गति को तेज करना होता है, पहले तो वो ऐसे घूमते हैं ऐसे करके, देखो अभी आपको दिख रहा हूंगा मैं, पहले तो वो ऐसे हाथ फैला के घूमते हैं, लेकिन जब उनको अपनी स्पीड बढ़ानी होती है और तेज घूमना होता है, तो वो अपने हाथों को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। ऐसे फोल्ड करने से क्या होगा? जड़त्वाघूर्ण का मान कम होगा और उससे कोणीय वेग क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो ये बेस्ट एग्जांपल है, यहां से एग्जाम में सीधा सवाल छपता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर मात्र 45 मिनट के आसपास मैंने पूरा कंप्लीट रिवीजन करवा दिया है आपका, 360 डिग्री सारे पॉइंट्स कवर करवा दिए, और उम्मीद करता हूं आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, रिवीजन अच्छे से हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो निश्चित तौर पे मान के चलिए कि भाई हमारी भी थोड़ी ये इच्छा है कि हम आपके लिए बहुत अच्छा करें। चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना है कि हाँ सर मजा आया, आगे कंटिन्यू रखिए, इससे हमारा भी हौसला बढ़ेगा, हम भी और अच्छे से काम कर पाएंगे। और कोई अगर ऐसा लगे कि सर ये और हो सकता है इसमें बेस्ट, या ये लेके आओ, इसमें हमारे लिए ये वीडियो लेके आओ, या प्रश्नों की कुछ लेके आओ, तो वो भी आप अपना सजेशन रख सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर, सॉरी इसके प्रश्नों के साथ, है ना। पहले थ्योरी फिर प्रश्न, फिर थ्योरी फिर प्रश्न, ऐसा हम करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, नमस्कार।